Hello, friends. I hope you all are doing good and I wish you always do good. So, welcome again in a mindful session with me. My name is Suraj. Let's begin with the today's session. So, friends, last video में हमने एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के सिलेबस को समझा था. Now, in this video, we will understand the syllabus of modern Indian history. जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि हमारा सिलेबस को समझने का तरीका, बिकॉज सिलेबस को समझने का मतलब होता है 25% ऑफ वर्क हैज़ डन. तो अगर आपने सिलेबस को इस तरीके से समझ लिया, इसका मतलब 25% काम हो चुका है. हमारा सिलेबस को समझने का, हमारा सिलेबस को ब्रेक करने का, कैटेगराइज करने का एंड देन ऑर्गेनाइज करने का भी तरीका मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया था. दिस सब्जेक्ट एंड द मॉड्यूल इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स एंड देन एवरी पार्ट विल हैव सब पार्ट्स. तो मॉड्यूल को मैंने पार्ट्स में तोड़ा हुआ है, देन पार्ट्स को, हर पार्ट को एक्चुअली मैंने सब पार्ट में तोड़ा हुआ है, देन एवरी सब पार्ट विल हैव concepts. So in this module also I have done the same thing. So modern Indian history is divided into 6 parts. So part number 1 is entry of Europeans, जो कि यूरोपियन कंपनीज आई थी different nations के उस टाइम पे, उनका यूरोपियंस का एंट्री इंडिया में. Then second part is establishment of British, क्योंकि जो मेजर पावर लास्ट में बची थी इट वाज ब्रिटिश और उन्होंने इंडिया पर राज भी किया था. सो इस पार्ट में हम उनके स्टैब्लिशमेंट के बारे में पढ़ेंगे, दैट हाउ दे स्टैब्लिश देयर सेल्फ इन इंडिया. कैसे उन्होंने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, किन किन से लड़ाइयाँ लड़ी. जैसे उन्होंने मराठास के साथ लड़ाई लड़ी और पंजाब के साथ लड़ाई लड़ी, जो उस टाइम पे डिफरेंट जो किंगडम्स थे उनके साथ लड़ाइयाँ लड़ी. देन नेक्स्ट विल बी रिफॉर्म्स ऑफ 19th सेंचुरी, जो कि पार्ट नंबर 3 है, रिफॉर्म्स ऑफ 19th सेंचुरी. बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये और ये मेंस में भी बहुत काम आता है. देन फोर्थ पार्ट विल बी 1857 रिवॉल्ट. छोटा सा पार्ट है और इवन इसको इन चारों पार्ट के, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट एंड चौथा पार्ट, इसमें कॉन्सेप्ट भी नहीं है क्योंकि छोटे छोटे पार्ट्स हैं. तो इनको मैंने जस्ट सब टॉपिक्स में ही इनको समझाया हुआ है, मतलब इनमें कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ी. कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पार्ट नंबर 5 एंड पार्ट नंबर 6 में पड़ेगी. मैं आगे समझाऊंगा, क्या मैं आपको एक्चुअली समझाना चाहता हूँ, आगे वो आएगा. सो पार्ट नंबर 5 इज़ इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस मॉड्यूल का, इंडियन नेशनल मूवमेंट. तो जो पूरा इंडियन नेशनल मूवमेंट हम इस पार्ट में पढ़ेंगे. एंड पार्ट नंबर 6 इसमें मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कि मिसलेनियस सब टॉपिक्स हैं, देन कॉन्सेप्ट्स हैं. इसको मैं अभी आगे जब भी आएगा मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा. सो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को मैंने 6 पार्ट्स में ब्रेक किया हुआ है. देन एवरी पार्ट विल हैव सम सब पार्ट्स एंड देन सब पार्ट्स को मैंने कॉन्सेप्ट में ब्रेक किया हुआ. सो पहला पार्ट क्या था? Entry of Europeans. So entry of Europeans have 6 subparts. सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देन सेकेंड सब पार्ट जिसमें हम पोर्चुगीज के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे पहले इंडिया में एंटर करने वाले कौन सी कंट्री की कंपनी थी? इट वाज पोर्चुगीज. देन थर्ड विल बी डच, तो डच के बारे में पढ़ेंगे, सब पार्ट नंबर 3 विच इज डच. देन सब पार्ट नंबर 4 जिसके बारे में हम ब्रिटिश के बारे में इसमें पढ़ेंगे. देन 5th में है डेनिश कंपनी जो इंडिया में आई थी. एंड देन 6th जो कि लास्ट कंपनी थी इंडिया में एंटर करने वाली, इट वाज फ्रेंच. सो ये पार्ट नंबर 1 को मैंने 6 सब पार्ट में ब्रेक किया हुआ है. छोटा सा ही पार्ट है तो इसमें कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत नहीं है. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 क्या था हमारा? इट वाज establishment of British. तो इसको मैंने टोटल 8 सब पार्ट्स में ब्रेक किया हुआ है. पहला सब पार्ट है बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर. तो ये अंग्रेजों ने पहली लड़ाई बैटल ऑफ प्लासी एंड देन उसके बाद बक्सर लड़ी थी, तो इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे. देन सेकंड जो सब पार्ट है वो है कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैसूर. ठीक है, मैसूर का कॉन्क्वेस्ट किया था. ओके, तो ये सेकंड सब पार्ट होगा. थर्ड सब पार्ट विल बी कॉन्क्वेस्ट ऑफ मराठास.
देन उन्होंने मराठास पे अटैक किया था, उससे पहले भी किया था, बट उन्होंने फिर उसको कन्क्वेस्ट किया। देन फोर्थ में सब्सिडरी अलायंस, तो फोर्थ सब पार्ट इज सब्सिडरी अलायंस। देन फिफ्थ सब पार्ट विल बी कन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, एंड देन सिक्स्थ is conquest of Punjab. Seventh will be doctrine of lapse and annexation of Awadh, तो इसके बारे में हम सेवेंथ में पढ़ेंगे। एंड द एट्थ एंड फाइनल विल बी एंग्लो अफगान वॉर, एंग्लो बर्मीज वॉर। तो स्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश में हम इन 8 सब पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें भी कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है बिकॉज छोटा सा ही सब पार्ट है। देन थर्ड पे आ चुके हैं। थर्ड पार्ट इज रिफॉर्म्स ऑफ 19th century, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए भी, जैसा कि मैंने पहले बताया। सो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि बंगाल में कौन कौन से रिफॉर्म्स हुए थे, या बंगाल, क्योंकि इन्हीं जो रिफॉर्म्स की शुरुआत हुई थी बंगाल से हुई थी, राजा राम मोहन रॉय ने स्टार्ट किया था बेसिकली। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि बंगाल में जो रिफॉर्म्स हुए थे। देन हम पढ़ेंगे साउथ इंडिया में जो रिफॉर्म हुए थे। देन इसके बाद हम आएंगे वेस्ट में, वेस्ट इंडिया में कौन कौन से रिफॉर्म हुए थे। थर्ड हो गया। देन फोर्थ विल बी मुस्लिम्स, सो रिफॉर्म्स इन मुस्लिम्स, तो ये फोर्थ हो गया। देन फिफ्थ में आएंगे तो पढ़ेंगे पारसीज में रिफॉर्म्स, एंड सिक्स्थ विल बी रिफॉर्म्स इन सिख्स, तो सिखों में जो रिफॉर्म्स हुए थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हमने 3 पार्ट्स को कवर कर लिया। नाउ फोर्थ विच इज रिवोल्ट ऑफ 1857, तो 1857 का रिवोल्ट इज ये चौथा पार्ट है, छोटा सा ही पार्ट है ये भी। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट, देन पढ़ेंगे बिगिनिंग एंड स्प्रेड ऑफ द रिवोल्ट, देन हम पढ़ेंगे रीजन ऑफ फेलियर्स की एक्चुअली में ये रिवोल्ट फेल क्यों हो गया था, क्यों इसने अपने डिजायर गोल्स को ये अचीव नहीं कर पाया था, तो इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देन फोर्थ विल बी इम्पैक्ट ऑफ द रिवोल्ट, इस रिवोल्ट का इम्पैक्ट एक्चुअली में क्या हुआ था उस टाइम पे। देन फिफ्थ में आएंगे तो पढ़ेंगे हु सेड व्हाट, मतलब इस रिवोल्ट के बारे में किसने क्या कहा, तो डिफरेंट पर्सनैलिटीज जो उस टाइम पे थी उन्होंने इस रिवोल्ट के बारे में क्या कहा, ठीक, तो हम पढ़ेंगे। देन सिक्स्थ विल बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958, जो कि क्वींस प्रोक्लेमिनेशन भी कहते हैं इसको, उस टाइम पे आया था। एंड देन सेवेंथ विल बी इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, तो इस रिवोल्ट में जो जिन पर्सनैलिटीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज है जिन्होंने पार्ट लिया था इस रिवोल्ट में, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हमने 4 पार्ट्स को कवर कर लिया है। नाउ अब आते हैं हम सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, विच विल बी पार्ट नंबर 5, जिसमें हम पढ़ेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट। देन इंडियन नेशनल मूवमेंट को मैंने डिवाइड किया हुआ है 5 सब पार्ट्स में। देन एक्चुअली यहाँ पर हम देखेंगे ये बहुत बड़ा पार्ट है और इसमें हम इस सब पार्ट्स को कॉन्सेप्ट्स में भी डिवाइड करेंगे। सो पहला सब पार्ट है पॉलिटिकल एसोसिएशंस बिफोर इंडियन नेशनल कांग्रेस। देन सेकंड सब पार्ट है मॉडरेट फेज, जो कि कब तक चला था, 1905 तक, 1905 तक। देन थर्ड जो सब कॉन्सेप्ट है वो है सब पार्ट है सॉरी वो है एक्सट्रीमिस्ट फेज, जो कि कब से कब तक चला था, 1905 से लेके 1916, 1905 टू 1916। देन फोर्थ सब पार्ट इज गांधी फेज, गांधी फेज कब से कब तक, 1916 टू 1935। देन फिफ्थ सब पार्ट इज फाइनल फेज, जो कि 1935 के बाद और 1947 तक जो चला था। नाउ ये 5 सब पार्ट में मैंने इसको ब्रेक किया हुआ है। अब इन 5 सब पार्ट के कॉन्सेप्ट्स होंगे जो कि हम देखेंगे। पहला पार्ट क्या था, पहला सब पार्ट था सॉरी पार्ट नहीं सब पार्ट, तो पहला सब पार्ट था पॉलिटिकल एसोसिएशन बिफोर इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये पहला सब पार्ट है। तो पहले सब पार्ट में मैंने इसको 4 कॉन्सेप्ट्स में डिवाइड किया हुआ। कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या था कि बंगाल में कौन कौन सी पॉलिटिकल एसोसिएशन, कांग्रेस के फॉर्मेशन से पहले कौन कौन सी एसोसिएशन थी। देन कॉन्सेप्ट नंबर 2 में आएंगे तो देखेंगे बॉम्बे में कौन कौन सी एसोसिएशन थी। यस ऑब्वियसली आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने से पहले की बात हो रही है। देन मद्रास में कौन कौन सी थी, एंड देन लंदन में कौन कौन सी एसोसिएशंस थी। तो ये 4 कॉन्सेप्ट्स हो गए। देन सब पार्ट नंबर 2 जो कि था मॉडरेट फेज टिल 1905, तो इसमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट नंबर 1 पे आएंगे तो पढ़ेंगे ग्रोथ ऑफ नेशनल मूवमेंट। देन कॉन्सेप्ट नंबर 2 में आएंगे तो पढ़ेंगे दिल्ली दरबार ऑफ 1877।
देन कॉन्सेप्ट नंबर 3 पाएंगे तो पढ़ेंगे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878. देन कॉन्सेप्ट नंबर 4 विल बी इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी जो कि हुई थी 1883 में 1883. देन कॉन्सेप्ट नंबर 5 विल बी फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. देन कॉन्सेप्ट नंबर 6 पाएंगे तो पढ़ेंगे मॉडरेट फेज फ्रॉम 1885 जो से लेके और 1905 तक ये चला था. एंड लास्ट एंड 7th कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज. इस बीच में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज थी उनके बारे में हम पढ़ेंगे. नाउ नेक्स्ट सब पार्ट इज दिस एक्सट्रीमिस्ट फेज जो कि सब पार्ट नंबर 3 था हमारा. इसमें हमारे टोटल 11 कॉन्सेप्ट्स हैं. तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट होगा पार्टीशन ऑफ बंगाल. देन सेकेंड विल बी स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट चला था उस टाइम पे. देन थर्ड कॉन्सेप्ट इज सूरत स्प्लिट ऑफ 1907 एंड फोर्थ विल बी इंपॉर्टेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स. फिफ्थ कॉन्सेप्ट इज फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग. सिक्स पे आएंगे तो हम पढ़ेंगे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के बारे में. एंड देन कॉन्सेप्ट नंबर 7 विल बी दिल्ली दरबार. कॉन्सेप्ट नंबर 8 पे आएंगे तो पढ़ेंगे कोमागाटामारू इंसिडेंट. तो कोमागाटामारू इंसिडेंट इसमें क्या हुआ, इस शिप के बारे में एक्चुअली, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे. देन कॉन्सेप्ट नंबर 9 पे आएंगे तो पढ़ेंगे वर्ल्ड वॉर 1 एंड रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1. देन कॉन्सेप्ट नंबर 10 पे आएंगे तो पढ़ेंगे होम रूल लीग. एंड कॉन्सेप्ट नंबर 11 पे आएंगे तो पढ़ेंगे लखनऊ पैक्ट. तो ये सब पार्ट नंबर 3 भी खत्म होता है. नाउ सब पार्ट नंबर 4 अब आ चुके हैं गांधी फेज पे. गांधी फेज चला था 1916 टू 1935. इसमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट नंबर 1 पढ़ेंगे गांधी इन साउथ अफ्रीका. इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे बोर वॉर्स कि गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था बोर वॉर्स में. देन हम पढ़ेंगे नहीं एक्चुअली हम सबसे पहले पढ़ेंगे गांधी एंड अर्ली लाइफ. देन हम पढ़ेंगे बोर वॉर्स, गांधी जी ने जो वॉर्स में पार्टिसिपेट किया था इन साउथ अफ्रीका. देन हम पढ़ेंगे सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका. गांधी जी ने सत्याग्रह किया था साउथ अफ्रीका में अंग्रेज ऑब्वियसली अगेंस्ट ब्रिटिश. देन हम पढ़ेंगे गांधी रिटर्न टू इंडिया. देन हम कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे जाएंगे और हम पढ़ेंगे अर्ली सत्याग्रह जिसमें चंपारण, अहमदाबाद एंड खेड़ा ये अर्ली सत्याग्रह थे इंडिया में गांधी जी के. देन कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे जाएंगे तो हम पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट, सत्याग्रह एंड जलियांवाला बाग JWB. देन कॉन्सेप्ट नंबर 4 पे जाएंगे तो पढ़ेंगे मॉन्टग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो कि जिसका दूसरा नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. कॉन्सेप्ट नंबर 5 पे जाएंगे तो पढ़ेंगे खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. देन कॉन्सेप्ट नंबर 6 पे जाएंगे तो हम पढ़ेंगे स्वराजिस्ट एंड नो चेंजेस के बारे में. कॉन्सेप्ट नंबर 7 विल बी साइमन कमीशन एंड एंटी साइमन अपसर्ड जो हुआ था. देन कॉन्सेप्ट नंबर 8 पे जाएंगे तो पढ़ेंगे नेहरू रिपोर्ट. देन कॉन्सेप्ट नंबर 9 विल बी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट और डंडी मार्च. देन कॉन्सेप्ट नंबर 10 विल बी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, communal award and Pune Pact. Then concept number 11th will be Government of India Act 1935. तो ये भी सब पार्ट नंबर 4 खत्म होता है. नाउ सब पार्ट नंबर 5 विल बी फाइनल फेज जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो कि होगा वर्ल्ड वॉर 2 अगस्त ऑफर इंडिविजुअल सत्याग्रह. कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे आएंगे तो हम पढ़ेंगे क्रिप्स मिशन. देन कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे आएंगे क्विट इंडिया मूवमेंट. कॉन्सेप्ट नंबर 4 विल बी डिमांड ऑफ पाकिस्तान, राजगोपालाचारी फॉर्मूला, देसाई लियाकत पैक्ट और वेबल प्लान जिसको हम सिमला कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं. देन कॉन्सेप्ट नंबर 5 पे आएंगे तो पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया. देन कॉन्सेप्ट नंबर 6 पे आएंगे तो पढ़ेंगे INA इंडियन नेशनल आर्मी ऑब्वियसली सुभाष चंद्र बोस वाली. देन हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 7 विल बी रॉयल इंडियन नेवी की जो म्यूटिनी हुई थी, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी, उसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे. देन कॉन्सेप्ट नंबर 8 विल बी एटलीज स्टेटमेंट,
Plan Balkan and Plan Mountbatten. Then concept number 9th will be Indian Independence Act of 1947, and last concept will be important presidents and sessions of INC. इसकी हम एक लिस्ट बनाएंगे. So ये भी खत्म हो गया. Now last part is miscellaneous. So miscellaneous को मैंने 5 सब पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. सबसे पहले हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट पीजेंट मूवमेंट, जो कि जब हम बुक पढ़ते हैं तो बहुत सारे दिए हुए हैं, जो कि इतने हम इसमें मेजर पढ़ेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है. वही सब आते हैं एग्जाम में भी, तो माइनर वाले नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बुक्स में छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन भी दी होती है जो कि ज़रूरी नहीं होती. सेकेंड सब पार्ट विल बी इम्पॉर्टेंट ट्राइबल अपराइजिंग. इसमें भी बुक्स में मैंने बुक्स में देखा बहुत माइनर अपराइजिंग्स भी दी हुई हैं, तो वो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है. और अगर मेंस में लिखने के लिए आती हैं तो हम मेजर ही लिख पाते हैं, यू नो, क्योंकि वर्ड लिमिट ही इतनी है एंड टाइम लिमिट भी है, तो इतनी सारी अपराइजिंग नहीं पढ़नी है. तो मैं वही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो इम्पॉर्टेंट है. रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं है. देन थर्ड सब पार्ट विल बी वाइसरॉयज एंड गवर्नर जनरल्स. तो इम्पॉर्टेंट वाइसरॉयज और गवर्नर जनरल्स के बारे में इसमें पढ़ेंगे. देन फोर्थ सब पार्ट इज इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया. ठीक है, तो इम्पैक्ट क्या पड़ा था ब्रिटिश का इंडिया पे, ब्रिटिश रूल का इंडिया पे. देन फिफ्थ सब पार्ट विल बी इम्पॉर्टेंट एक्ट्स ऑफ द ब्रिटिश. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी इम्पॉर्टेंट एक्ट्स ऑफ द ब्रिटिश, ये मेंस में भी बहुत काम आता है. ओके, एक्चुअली ये मेंस के लिए भी ये पांचों पार्ट बहुत ज़रूरी है, तो इनको मेंस के लिए भी तैयार करना है. साथ में हो जाएंगे जैसे हम सिलेबस कवर करते हैं. तो क्योंकि सिलेबस को हम इंटीग्रेटेड तरीके से कवर करते हैं, तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों की इकट्ठी तैयारी हो जाती है उसमें. ओके, नाउ क्योंकि मैंने इसको 5 सब पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था, तो एवरी पार्ट विल हैव कॉन्सेप्ट्स. सो सब पार्ट नंबर 1 विच वाज इंपॉर्टेंट पीजेंट मूवमेंट हैव 12 कॉन्सेप्ट्स. तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 में पढ़ेंगे जमींदारी सिस्टम. देन कॉन्सेप्ट नंबर 2 पाएंगे तो पढ़ेंगे रैयतवारी सिस्टम. कॉन्सेप्ट नंबर 3 विल बी महलवारी सिस्टम. कॉन्सेप्ट नंबर 4 विल बी इंडिगो रिवॉल्ट. कॉन्सेप्ट नंबर 5 पाएंगे तो पढ़ेंगे पबना अग्रेरियन लीग. कॉन्सेप्ट नंबर 6 विल बी तेबागा मूवमेंट. देन कॉन्सेप्ट नंबर 7 पाएंगे तो एका मूवमेंट. देन कॉन्सेप्ट नंबर 8 किसान सभा मूवमेंट. Then concept number 9 will be Bardoli Satyagraha. Concept number 10 Deccan Riots, and concept number 11 will be Mapila Revolt, and concept number 12 other important peasant activities. So इतनी ही है, और बट बुक्स में बहुत ज़्यादा दे रखी होती हैं, बट यही इंपॉर्टेंट है और यही पढ़नी है. अगर मेंस में लिखने के लिए भी आता है तो इन सबको भी नहीं लिख पाएंगे क्योंकि टाइम लिमिट और वर्ड लिमिट है ना वहाँ पर भी. तो इतनी ही पढ़नी है, यही इंपॉर्टेंट है. मेजर ही पढ़नी होती है. ओके, तो ये सब पार्ट नंबर 1 खत्म. सब पार्ट नंबर 2 इंपॉर्टेंट ट्राइबल अपराइजिंग, इसमें भी टोटल 7 है, तो इतनी पढ़नी है. पहले में पढ़ेंगे हम इंपॉर्टेंट रिवॉल्ट्स इन नॉर्थ ईस्ट. तो नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन सी हुई थी उसके बारे में पढ़ेंगे. देन सेकंड में आएंगे तो इंपॉर्टेंट रिवॉल्ट्स ऑफ छोटा नागपुर रीजन. तो छोटा नागपुर रीजन में जो रिवॉल्ट्स हुए थे उनके बारे में इसमें पढ़ेंगे. देन कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे आएंगे तो पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट रिवॉल्ट्स ऑफ उड़ीसा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़. देन कॉन्सेप्ट नंबर 4 पाएंगे तो पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट रिवॉल्ट्स ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र. कॉन्सेप्ट नंबर 5 विल बी इंपॉर्टेंट रिवॉल्ट्स ऑफ साउथ इंडिया. कॉन्सेप्ट नंबर 6 पाएंगे तो पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट फाइटर्स अगेंस्ट ब्रिटिश. देन कॉन्सेप्ट नंबर 7 पाएंगे तो पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल रिलीजियस मूवमेंट. तो सब पार्ट नंबर 2 भी खत्म होता है. देन नेक्स्ट पे आएंगे तो पढ़ेंगे सब पार्ट नंबर 3 विल बी वाइसरॉयज एंड गवर्नर जनरल्स. तो इसमें 3 ही कॉन्सेप्ट हैं. कॉन्सेप्ट नंबर 1 पे जाएंगे तो इनकी लिस्ट पढ़ेंगे, वाइसरॉयज एंड गवर्नर जनरल की लिस्ट. देन इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या हुए थे इनके टाइम पे, गवर्नर जनरल कौन से गवर्नर जनरल पे क्या इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था, ये भी पढ़ेंगे, मेंस में भी काम आएगा. देन कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे आएंगे तो इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स, ये भी मेंस के लिए बहुत ज़रूरी है. किसने कौन सा इनिशिएटिव लिया था, तो किस गवर्नर जनरल ने कौन सा इनिशिएटिव लिया था, तो उसके बारे में भी यहाँ पर पढ़ेंगे. ओके, देन अब आते हैं सब टॉपिक नंबर 4 विच इज इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल. इसमें हम 4 कॉन्सेप्ट हैं. इसमें कॉन्सेप्ट नंबर 1 कि इकोनॉमी पे इम्पैक्ट क्या पड़ा था ब्रिटिशर्स का,
देन कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे आएंगे तो पॉलिटिकल इम्पैक्ट, पॉलिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा ब्रिटिशर्स का। देन सोशल इम्पैक्ट, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा ब्रिटिश के रूल का। देन कल्चरल इम्पैक्ट, इंडिया के कल्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था ब्रिटिशर्स के रूल का। तो इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो 5th सब पार्ट था इम्पॉर्टेंट एक्ट ऑफ द ब्रिटिश, इंपॉर्टेंट एक्ट्स ऑफ द ब्रिटिश, जिसमें हमने पढ़ना है कि जुडिशरी के लिए कौन कौन से एक्ट ब्रिटिशर्स ने बनाए थे। देन एजुकेशन के लिए कौन कौन से एक्ट्स वो लेके आए थे। देन प्रेस से रिलेटेड कौन कौन से एक्ट्स उन्होंने बनाए थे। देन रेलवेज के लिए अगर कोई एक्ट था तो वो कौन से थे। देन टैक्स से रिलेटेड एक्ट्स थे तो वो कौन कौन से थे। एंड फॉरेस्ट रिलेटेड एक्ट्स कौन कौन से थे। तो ये जो सब पार्ट है, ये एक्ट्स जो ब्रिटिशर्स ने बनाए थे इंडिया के लिए, उनके बारे में ये सब पार्ट है। नाउ इसी के साथ ये पूरा सिलेबस हमने ख़त्म कर दिया है। ये समराइजेशन ऑफ द सिलेबस है, ये हम पीछे जो हमने डिस्कस किया वही है सब। सो दिस इज़ द समराइजेशन ऑफ द सिलेबस, जिसको मैं दोबारा नहीं पढ़ूंगा, जस्ट मैंने दिखाने के लिए किया कि ये पूरा सिलेबस हम एक पेज में भी लिख सकते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट्स नहीं लिखे हुए हैं जो कि पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 के कॉन्सेप्ट्स थे, वो नहीं लिखे हुए बिकॉज ऑफ क्योंकि स्पेस नहीं था इसलिए। बट हम बना सकते हैं ऐसे एक बड़ा सा पेज लेके, उसमें हम पूरा पूरा सिलेबस ऐसे बना सकते हैं। तो ऐसा करना चाहिए, पूरा खुद से लिख के ऐसे करना चाहिए, तो ऐसे बनाना चाहिए। दिस इज जस्ट टू शो। सो इतना ही है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस, जो कि हमें वास्ट लगता था, अब हमने वो कंसोलिडेट कर लिया है। दिस इज द कंसोलिडेशन ऑफ द सिलेबस, कैटेगराइजेशन ऑफ सिलेबस, जो कि मस्ट है। किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले उसके सिलेबस को जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि 95 एंड 98% ऑफ द कैंडिडेट्स नहीं करते हैं। सो दिस वे यू नीड टू कैटेगराइज एवरी सब्जेक्ट, एवरी मॉड्यूल, ऐसे ही कैटेगराइज करना है। मैं आगे और भी वीडियोस लेके आऊँगा जिसमें मैं कैटेगराइजेशन कैसे हम कर सकते हैं वो पूरा दिखाऊंगा। सो दिस इज़ द कैटेगराइजेशन फॉर द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। एंड इसी के साथ हमने 2 सब्जेक्ट्स का कैटेगराइजेशन पूरे सिलेबस का हमने कर लिया है। तो इसके मैंने फ़ायदे पिछले वीडियो में भी डिस्कस करे थे। बेनिफिट ऑफ दिस डूइंग दिस इज़ कि एक तो जो वास्टनेस, जो हमारी साइकोलॉजी बनी हुई है कि सिलेबस बहुत वास्ट है, सिलेबस वास्ट नहीं है, सिलेबस इतना ही है। अब साइकोलॉजी कैसी होनी चाहिए, अब आपके दिमाग में क्या बैठ जाना चाहिए, ओके सिलेबस वास्ट नहीं है, इतना ही पढ़ना है। पहले ये तो ऐसे होता था ना, इतना सारा पढ़ना है, नहीं इतना ही पढ़ना है, बस दैट्स इट, इतना ही है। तो एक साइकोलॉजी अब वो ख़त्म हो जानी चाहिए। एक्चुअली वो साइकोलॉजी गलत है, क्योंकि कंसोलिडेशन ऑफ द सिलेबस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिलेबस नहीं था। नाउ वी हैव डन ऑर्गेनाइजेशन, जो सिलेबस की करने की ज़रूरत थी, जो कि प्रिपरेशन का 25% है, 25%। तो आप ये लगा लीजिए, आपने जब ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के मॉड्यूल को स्टार्ट करना है तो 25% काम ख़त्म हो चुका है, जो कि कैटेगराइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिलेबस था, वो ख़त्म हो चुका है। तो वास्टनेस, जो हमारी दिमाग में एक साइकोलॉजी बनी हुई थी कि वास्ट है सिलेबस, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सिलेबस इतना ही है। सेकेंड थिंग, जब हम सिलेबस को ऐसे पढ़ते हैं तो हमें रोट लर्निंग नहीं करनी पड़ती, हमें कॉन्शियसली एफर्ट नहीं डालना पड़ता कि मुझे याद करना है, बिकॉज दिस वे वी विल ट्रैवल विद द सब्जेक्ट। कुछ चीज़ें हम इमेजिन करेंगे, कुछ चीज़ें हम अच्छे से पढ़ेंगे, उस जगह पर रहकर देखेंगे। तो जब हम इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ेंगे तो हम उसको इमेजिन करेंगे, देन हाउ गांधी इज़ डीलिंग विद दी जब वो वॉइस रॉइस से डील करते हैं तो वो कैसे डील कर रहे हैं, या जब चंपारण सत्याग्रह हो रहा तो उस टाइम पे कंडीशन क्या है, ठीक। तो ऐसे हम इमेजिन करेंगे सिलेबस को, एंड वी विल इंटीमेटली ट्रैवल विद द सब्जेक्ट, बिकॉज इंटीमेसी इज नेसेसरी इफ यू वांट टू लर्न। इफ वी वांट टू लर्न वी विल ट्रैवल विद द सब्जेक्ट, जैसे कि हम अपने प्रेमी के साथ ट्रैवल करते हैं इन अ रिलेशनशिप। तो ऐसे ही हम ट्रैवल करेंगे, ऐसे ही हम इंटीमेसी बनाएंगे सिलेबस के साथ, सब्जेक्ट के साथ, एंड यू विल इंजॉय द सिलेबस, यू विल इंजॉय द सब्जेक्ट। और ऐसे ही पढ़ना है,
ऐसे ही जब हमें ज़रूरत पड़ेगी, जब हम एग्ज़ाम देने जाएंगे, जब हम एग्ज़ाम डे के दिन हमें कॉन्शियस एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा जो हम डालते हैं वहाँ पर याद करने के लिए कोई चीज़ को। तो जब हम उस चीज़ को याद करेंगे तो क्योंकि कैटेगराइज इस तरीके से ही किया हुआ है कि हमें वो कॉन्शियस एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा उस टाइम पे, वो खुद ही ऑटोमेटिकली क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एंड दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ स्टडिंग। तो अभी हमें ज़रूरत है अपनी अप्रोच चेंज करने की, जो पुरानी अप्रोच है ना पढ़ने की, वो अभी चेंज करने की ज़रूरत है। नाउ आई एम गाइडिंग यू, डू दिस और यू विल सी कि जो क्वालिटीज़ चाहिए एक कैंडिडेट में, द क्वालिटीज़ व्हाट बोर्ड इज़ डिमांडिंग फ्रॉम अ कैंडिडेट, वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएंगे। यू विल ट्रैवल विद द सब्जेक्ट। आपने ऐसे कैटेगराइज किया है, जैसे जब हम सिलेबस को कवर करेंगे तो हम PYQs देखेंगे, जो कि मतलब PYQs को हमें अपनी प्रिपरेशन का 50% टाइम देना चाहिए। PYQs मतलब वो एक टॉर्च की तरह है हमारे लिए कि ओके देयर नीड टू फोकस, यहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है, वो फोकस है हमारे लिए PYQs। सो PYQs बहुत लोग इग्नोर करते हैं, पर मैं तो कहता हूँ नॉट ओनली सिविल सर्विसेज की PYQs करने चाहिए, बल्कि UPSC से रिलेटेड और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, जैसे CDS है, CAPF है, CISF है, बहुत सारे एग्जाम्स हैं, उनके भी PYQs करने चाहिए। बहुत पुराने नहीं, एटलीस्ट 10 साल के तो PYQs करने चाहिए, जो कि हम करेंगे। उसके लिए हम अलग से वीडियोस भी बना सकते हैं स्पेशली फॉर PYQs। सो PYQs आर नेसेसरी, PYQs मैंडेटरी हैं, PYQs ज़रूरी हैं। एंड 50% हमारे तैयारी का जो 50% है वो PYQs में जाना चाहिए। सो दिस यू नीड टू डू, ऐसा आपको करने की ज़रूरत है, एंड प्लीज़ डू इट। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही, आगे भी मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। पिछली वीडियोस भी देख लीजिएगा, बिकॉज वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने पूरा समझाया हुआ है कि सिलेबस को कैसे कैटेगराइज करना है, कैसे तोड़ना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।